गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। आपके गुरु का स्नेह है और उसका ज्ञान आपको मिलता रहे। ये जो सीरीज़ है ये यूपीएससी 2023 मेंस वालों के लिए है, और जो स्टेट पीसीएस जिनका भी है, जिनके भी स्टेट पीसीएस में मेंस में सोशोलॉजी ऑप्शनल है, ये उनके लिए है। करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ है जिसमें कि मैं आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स कराऊंगी। तो मेरे साथ आप मंथ वाइज करंट अफेयर कर सकते हैं एवरी मंडे। सो हेलो एवरीवन, आई एम रमा शर्मा, योर यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल एजुकेटर। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है या उसके अलावा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो। जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है ये हर मंडे हम जो है यहाँ पर करेंगे। हर मंडे में अगर हम एक एक महीने के करंट अफेयर्स कवर करेंगे तो इस तरीके से आपका टाइम बीइंग सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर जो करंट अफेयर कराने वाले हूँ वो अप्रैल के कराने वाले हूँ। आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं। पेपर 2 जो अभी हमारा रिमेनिंग है उसके लिए हम अपार्ट फ्रॉम मंडे, मंडे के अलावा डेली क्लासेस करेंगे, और इसमें मंडे को आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेंगी। तो आज जो हम करने वाले हैं वो सोशियोलॉजी की करंट अफेयर अप्रैल के करने वाले हैं, 2023 के अप्रैल के करेंगे। फिर मैं आपको पीछे के महीनों के कराऊंगे, मार्च के, फैब के, इस तरीके से। और फिर जब जनवरी का हो जाएगा तो फिर मैं एक दिन आपको मई और जून के भी करा दूंगी, ठीक है। इसके अलावा पीछे के और करेंगे जब लगेगा कि थोड़ा समय और कम है, तो हम हफ्ते में 2 बार इसको करेंगे, जब एक बार सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पेपर 2 वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए इस करंट अफेयर की सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर महीने में जो 10 बड़ी न्यूज़ेस होती हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा करना हमारे लिए वैल्यू उतना, मतलब कहते हैं ना, टाइम बेनिफिट उतना नहीं होगा, ठीक है। तो 10 बड़ी न्यूज़ेस को मैं आपको सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बताऊंगे, और सारी की सारी न्यूज़ेस का जो लिंक है वो भी मैं आपको यहाँ पर दूंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब जो आपका न्यूज़पेपर आता है या फिर आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो दोनों ही तरीके से कहाँ पे कौन सी डेट को वो न्यूज़ आई थी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। जैसे कि हमारे पास जो आज के अप्रैल मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं, जो बड़ी न्यूज़ चर्चा में रही, वो है ट्राइबल बेल्ट में जो आपका वायलेंस चल रहा है वो, गिग वर्कर्स के लिए कुछ नए लॉज आ रहे हैं, उनका सोशियोलॉजिकल डायमेंशन क्या है। वैसे तो न्यूज़ आप पढ़ते ही हो करंट अफेयर्स में अपने जीएस पेपर्स की तैयारी के लिए। यहाँ हम जो भी करने वाले हैं वो हम सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट्स में करेंगे, प्लस यहाँ पर लिंक के साथ साथ आपकी जो थ्योरीज रिलेटेड हैं, कौन सी न्यूज़ से कौन सी थ्योरी रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊंगे। कौन से पेपर के लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, 1 के लिए, 2 के लिए, ठीक है, या फिर दोनों के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगे। और यहाँ पर जो भी पीवाईक्यू आए हैं रिलेटेड न्यूज़ से, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो हम कवर इस तरीके से करेंगे कि जो न्यूज़ है पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद मैं आपको उसका लिंक बताऊंगी, वो न्यूज़ कब आई थी, फिर उस न्यूज़ का जो पेपर को किस पेपर से रिलेशन है वो हम करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम करेंगे, और लास्ट में उसके रिलेटेड पीवाईक्यू अगर कोई आया है तो वो देखेंगे। तो इस तरीके से ये हर महीने की 10 न्यूज़ेस हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो आपकी वायलेंस इन द ट्राइबल बेल्ट है। आपकी एक न्यूज़ आई थी 1 मई को ही, रिसेंटली, ठीक है, पिछले महीने, मतलब पिछले 2 महीने पहले की खबर है। तो मई और जून, अभी जुलाई शुरू हुआ है, मई और जून का भी मैं आपको टाइम रहते ही करा दूंगी। तो 1 मई को एक खबर आई थी, क्योंकि मणिपुर में अभी भी चल रहा है कुकी और मैतेई ट्राइब के बीच का काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। अब ये तो आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी पढ़ा होगा, लेकिन सोशियोलॉजी में ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो हमें देखना है। क्योंकि लैंड सर्वे किया गया, और उस लैंड सर्वे के बाद ही ये सारी की सारी जो वायलेंस है वो शुरू हुई। जैसे कि आप सबको पता है कि मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, वहाँ पे इम्फाल वैली में जो है 10% स्टेट का लैंड है, और वहाँ पर 90% स्टेट की जो जनसंख्या है, मतलब सॉरी 60% जनसंख्या है वो वहाँ रहती है। और बाकी का जो 90% है स्टेट का लैंड, वहाँ पे 40% जनसंख्या रहती है, विच आर द कुकी एंड नागा ट्राइब्स।
तो खैर वो सब चीज़ छोड़ के इसका सोशियोलॉजिकल डायमेंशन देखते हैं। न्यूज़ तो आपको सबको पता होगी। तो बेसिकली ये न्यूज़ आई थी 1 मई को, उसके अलावा ये 4 मई को भी आई, 4 मई 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में भी थी और द हिंदू वगैरह में भी थी ये न्यूज़। तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ कि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ के रिलेटेड लिंक्स क्या हैं, कब वो आई है, डेट क्या है, ठीक है, जिससे आपको पता रहे कि हम रीसेंट न्यूज़ को कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि कौन कौन से पेपर से ये न्यूज़ रिलेटेड है, 1 से या 2 से। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस टॉपिक क्या है। सिलेबस टॉपिक आपका पेपर 2 का है। पेपर 2 के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, इश्यूज ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी। आप अपना अपना सिलेबस आपके पास अगर हो तो उसमें आप टिक कर लीजिएगा कि हाँ भाई इससे रिलेटेड हमने किया है, क्योंकि ये ऐसी न्यूज़ेस हैं जब पेपर 2 का आपका एग्ज़ाम आएगा तो वहाँ पर ये डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो रीसेंट न्यूज़ से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपसे पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी इस तरीके से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, कि अगर समाज बदलता है, समाज में जो लोग हैं, जो जनसंख्या है उसके आंकड़े बदलते हैं तो किस तरीके से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो समाज के अंदर आते हैं। तो अभी रिसेंटली जो हम यूनिट कर रहे थे पार्ट सी, तो पार्ट सी के अंदर आपको ये मिलेगा। पेपर 2 में जो अपना पार्ट सी है उसके अंदर आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, और क्योंकि हम अभी पार्ट सी कर ही रहे थे तो आप इससे रिलेट भी कर सकते हैं। तो रिलेटेड थ्योरी क्या है, रिलेटेड थ्योरी ये है कि ये जो ट्राइबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे के सारे इन माय टेलीग्राम चैनल। तो जो भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मुद्दा यहाँ से होता है कि जो अपना सोशियोलॉजी के अंदर हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि जो ट्राइबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ट्राइबल लोगों के मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेशन की बात करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, और साथ ही साथ हम उनकी ऑटोनॉमी को यानी कि उनकी स्वायत्तता को बरकरार रखने की बात करते हैं। ये भारत के अंदर इतना आसान नहीं है कि उनका विकास भी हो जाए और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हर एक ट्राइब के अपने अपने उनकी जो ऑटोनॉमी है वो भी मेंटेन रहे। तो इंडिया में ये करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम से, कॉलोनियल पीरियड के टाइम से हमने देखा है कि ट्राइबल लोगों के साथ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई हैं। तो वो हमने सोशियोलॉजी पेपर 2 में ऑलरेडी पार्ट बी में डिस्कस किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए पेपर 2 का लिंक, जो आपका फुल प्लेलिस्ट है उसको मैंने यहाँ पर ऊपर आपके लिए पिन किया हुआ है, आप लोग पेपर 2 की सीरीज़ देख सकते हैं। तो होता क्या था कि ब्रिटिश रूलर्स जब थे तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उनका जो एटीट्यूड था तो मतलब ये अपना ट्राइबल लोगों के प्रति वो इस तरीके से था कि जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बदलती गई, डिमांड्स बदलती गई, वैसे वैसे अपने रिलेशन, अपने एटीट्यूड भी चेंज करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, यहाँ पर उनको कनेक्टिविटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज करने थे, तो उन्होंने जंगल काटे। जंगल काटे तो क्या किए, ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस किया। दूसरा, जब खेती की बात आई तो खेती, एग्रीकल्चर यहाँ पर किया गया तो भी जंगल काटे गए, तो भी ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस किया गया। फिर जब उन्होंने काम कराने के लिए, जब लैंड के ऊपर जब लेबर की ज़रूरत थी तो उन्होंने ट्राइबल लोगों के साथ काम भी किया, उनके साथ कभी कभी सेटलमेंट्स भी किए। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है इंडियन ट्राइबल पॉपुलेशन की, वो ये कहती है कि इनको इंटीग्रेट कर पाना इनकी ऑटोनॉमी के साथ में वो बहुत ही मुश्किल है। अब होता क्या है कि जब आप किसी ट्राइब को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर, तो तब क्या होता है कि जो एथनिसिटी है वो एथनिसिटी को लेके इश्यू आते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय जो सरकार थी उन्होंने जानबूझ के काफ़ी सारे इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लेके आए। जैसे कि सबसे पहले लैंड सीलिंग एक्ट्स आई, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी भी हैं। तो लैंड रेवेन्यू और वाला जो टॉपिक था, लैंड लॉज वाला जो टॉपिक था, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा हद में डिटेल में आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो आप प्लीज़ सोशियोलॉजी का जो मेन, जहाँ पे हम ये सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ पर भी उन टॉपिक्स को कर सकते हैं। सालों साल जब साल दर साल ये ऐसी पॉलिसीज़ बदलती चली गई, धीरे धीरे जो है ट्राइबल लोगों को इसके फ़ायदे भी मिलने लगे। हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भी चर्चा सुनी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कॉन्सेप्ट भी हमें पता है, लेकिन ये ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, ऑटोनॉमी क्यों ज़रूरी है। ऑटोनॉमी है कि ट्राइबल लोगों का जो अपना कल्चर है, जो रिचुअल है, वो उसको
विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये ऑटोनॉमी इतनी ज़रूरी क्यों है? ऑटोनॉमी इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी आपकी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ होती हैं सरकार की, वो पॉलिसीज़ ऐसी हों जो कि ट्राइबल लोगों के कल्चर को, उनके जीवन यापन को, उनकी लाइवलीहुड को इम्पैक्ट गलत तरीके से ना करें, बल्कि एप्रोप्रिएट तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, जिससे कि जो ट्राइबल लोग जिन भी स्टेट्स के अंदर जैसी भी परिस्थिति में जो है जी रहे हैं, वो जो डेवलपमेंट है वो आम जनता, जिसको हम सो कॉल्ड मेन सोसाइटी कहते हैं, और जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, और जो ट्राइबल लोगों के बीच के दरमियान को और बढ़ाए ना, ये डेवलपमेंट ऐसा हो कि जो इस खाई को कम करने वाला हो। तो इस तरीके से हमने देखा है कि गुर्रे, जीएस गुर्रे जिनकी हम बात करते हैं, हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, उन्होंने भी ट्राइबल लोगों के लिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कही हैं। इवन उन्होंने तो हमारे संविधान के फ्रेमर्स को भी क्रिटिसाइज़ किया है। क्रिटिसाइज़ कैसे किया है कि इन्होंने जो ऑटोनॉमी प्रोविज़न इंक्लूड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो जीएस गुरे साहब के हिसाब से ठीक नहीं है। जीएस गुरे क्या कहते हैं, हम देखो यहाँ पे सोशियोलॉजिकल डायमेंशन आ गई। जीएस गुरे कहते हैं कि जो ट्राइबल लोगों के लिए अलग से ऑटोनॉमी के प्रोविज़न किए गए, जैसे कि शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 6 है, वो आपको पता ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशंस को जितने भी शेड्यूल्स में बांटा गया है, उसमें 5th और 6th शेड्यूल वो यहाँ पर ट्राइबल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। तो जीएस गुरे कहते हैं कि ट्राइबल ऑटोनॉमी देना ये नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट है, ये सेपरेटिज्म को प्रमोट करेगा, मेन स्ट्रीम सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी के बीच की खाई बढ़ाएगा। यहाँ पर इन्होंने नेहरू जी को भी डिस्क्राइब किया था, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने क्रिटिसाइज किया और कहा कि जो ट्राइबल इंटीग्रेशन की बात नेहरू जी ने कही है, विच इज़ नॉट राइट। क्यों? क्योंकि ऐसा करके ही सपोर्टेड ट्राइबल ऑटोनॉमी एज इन्विसाइज्ड इन शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, जिससे क्या होगा, सेपरेटिज्म बढ़ेगा, ऐसा जीएस गुरे साहब का कहना है। गुरे साहब कहते हैं कि ट्राइबल्स कौन है? ट्राइबल्स हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी ही हैं, बस क्या है, वो बैकवर्ड हिंदूज हैं, वो उतना ज़्यादा अपडेट नहीं हो पाए, वो मेन स्ट्रीम में उतना ज़्यादा एसिमिलेट नहीं हो पाए, घुल मिल नहीं पाए। जो हिंदू सोसाइटी के रिचुअल्स थे उनको जो है राइट्स और रिचुअल को, रीति रिवाजों को उतना ज़्यादा अपना नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू नहीं है, ठीक है, वो कर्म से, संसार से, मोक्ष के जितने भी पैमाने हैं उन सब में वो उतने ही हिंदू हैं। तो अकॉर्डिंग टू जीएस गुरे साहब वो ये कहते हैं कि देयर हैज़ बीन अ कल्चरल फ्यूजन ऑफ ट्राइबल एंड हिंदू कल्चर। ट्राइबल लोगों के अपने रीति रिवाज थे, मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी के अपने रीति रिवाज थे। धीरे धीरे जो ट्राइब्स मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी के कांटेक्ट में आती चली गई, उनके कल्चर में उतना फ्यूजन होता चला गया। तो जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, रिफॉर्मर्स थे, जितने भी हमारे सोशल थिंकर्स थे, ये सब के सब यहाँ पर इस बात में फोकस देते हैं, इंटरवीन करते हैं कि द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी वॉज फॉलोड टू हार्मोनाइज वेरियस इंटरेस्ट विद द इंडियन नेशनलिज्म। क्योंकि हमने इंडियन नेशनलिज्म भी पढ़ा है बहुत अच्छे से पेपर 2 के अंदर, जहाँ पे मैंने AR देसाई की पूरी थ्योरी आपको बताई थी इंडियन नेशनलिज्म की, कि किस किस तरीके से ये आगे बढ़ा है। तो ये कहते हैं कि भाई जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदू सोसाइटी में भी ट्राइबल और मेन स्ट्रीम सोसाइटी बटी हुई है। जितने भी रिफॉर्मर, पॉलिटिशियन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, ये जितने भी लोग एक्सपर्ट हैं, वो लोगों का मानना है कि हमको इस समाज की तरफ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लगानी चाहिए, एक ऐसी अप्रोच लगानी चाहिए जो कि एडॉप्टिव हो। इसलिए जो पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन है, इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया। द बेसिस प्रेमाइस ऑफ दिस पॉलिसी इज टू इंटीग्रेट ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट करना इसका मेन मकसद था, जिससे कि उन, अब ऑटोनॉमी क्यों दी? क्योंकि जिससे उनकी जो आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है, एथनिक आइडेंटिटी है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो पॉलिसी जो है वो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी, और वो कॉन्सेप्ट था ट्राइबल पंचशील का। ट्राइबल पंचशील ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया चाइना के बीच में पंचशील के सिद्धांत दिए थे, वैसे ही यहाँ पे 5 आपको बड़े सिद्धांत मिलेंगे, जिसको कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने भी बाद में कन्फर्म किया। ये कन्फर्म करने के जो रिलेटेड थ्योरी में प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो देख लेते हैं, फिर अगली न्यूज़ पे चलेंगे। पहली बात कि लोगों को ग्रो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए अपने टैलेंट के हिसाब से, ठीक है, पहली बात।
और उनके ऊपर कोई भी चीज़ थोपी नहीं जानी चाहिए। हमें लोगों को एंकरेज करना है उनकी ट्रेडिशनल आर्ट के साथ में, जिसको हम आज की डेट में आत्मनिर्भर कह रहे हैं। जो भी जिसका कल्चर है, जिसकी एथनिसिटी है, उस तरीके से वो अपनी ट्रेडिशनल आर्ट को आगे लेके आए। दूसरा सिद्धांत था कि ट्राइबल राइट्स टू लैंड एंड फॉरेस्ट, कि जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं या जितनी भी फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ पर ट्राइब्स को उनके जीवन यापन का अधिकार है और उस अधिकार को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। तीसरी थी कि यहाँ पर जो है सरकार क्या करेगी, टीम बनाएगी लोगों की जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे, डेवलपमेंट में काम करेंगे फॉर द ट्राइबल सोसाइटी। ये सारी चीज़ें जो हैं रिलेटेड हैं कि किस तरीके से हमें ट्राइबल सोसाइटी के लिए काम करना है, इंटीग्रेशन का काम करना है, किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग करनी है। और वही प्रॉब्लम जो है आज की डेट में मणिपुर में चल रही है कि वहाँ पर जो मैतेई कम्युनिटी है, जो कि आपकी इम्फाल वैली के अंदर रहती है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। और जितनी भी 40% कुकी एंड नागा ट्राइब्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स आती हैं, वो ट्राइब्स जो हैं अभी भी इंटीग्रेट नहीं हो पाई हैं। और उस वजह से क्या हो रहे हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम ये पंचशील सिद्धांतों को फॉलो करते तो शायद, और उस दिशा में एक बेहतर काम करते, तो उतना शायद क्राइसिस आज की डेट में नहीं होता। तो ये सोशल और जितना भी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न ये हैं कि ट्राइब्स जो हैं इंटीग्रेट नहीं हो पाती हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। फिर अगला पॉइंट कहता है कि ओवर एडमिनिस्टर नहीं करना है, हद से ज़्यादा उनके ऊपर थोपने नहीं है कानून। ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ में हद से ज़्यादा कानून नहीं थोपने हैं। उनके प्रति जो है अलग अलग प्लान्स, अलग अलग पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा नहीं बनानी है कि वो उसका बोझ में दबते जाएं। कोई कंपटीशन में नहीं रखना है उनको, उनका अपना सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, उसको डेवलप होने देना है। ठीक है, हाँ एक चीज़ ज़रूर करनी है कि उनको उनके रिजल्ट्स के आधार पे जज करना है, नॉट बाय द फिगर्स और द अमाउंट स्पेंट। यानी कि जितनी भी पॉलिसी आप बना रहे हैं, उस पॉलिसी के अमाउंट के आधार पे आप जज मत करो कि हमने इस ट्राइब के लिए इतना खर्चा कर दिया, उससे रिजल्ट क्या निकल के आया, ट्राइब आपकी इंटीग्रेट हुई, उस तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची या नहीं पहुंची, क्वालिटी ऑफ लाइफ पहुंची कि नहीं पहुंची, ह्यूमन कैरेक्टर डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। ये सब इनके पंचशील सिद्धांत के प्रमुख अंग थे। ठीक है, तो यहाँ से ये एक थ्योरी है। अब मैंने आपको बता दिया पेपर 2 में हमने ये टॉपिक कहाँ पढ़ा है। पेपर 2 में हमने ये टॉपिक जो है पार्ट बी और पार्ट सी में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक भी बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं और इससे रिलेटेड पीवाईक्यू आया है क्या। जी हाँ, इससे रिलेटेड पीवाईक्यू 2019 में 30 नंबर का पीवाईक्यू आया है इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस के अंदर है। पहला है कमेंट ऑन द ग्रोइंग असर्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज फॉर ऑटोनॉमी इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो ऑटोनॉमी की ज़्यादा डिमांड कर रही हैं और वो डिमांड बढ़ती चली जा रही है, उसके बारे में कमेंट करना है। दूसरा क्या है, एथनो नेशनलिज्म क्या है, मतलब एथनिसिटी भी आपकी प्रिजर्व रहे और आप देशभक्त भी रहें, नेशनलिज्म भी आपका बरकरार रहे, तो ये कैसे मैनेज कर पाएंगे आप इसको, और इसके क्रिटिकल फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से ट्राइबल लोगों के बीच में, ट्राइबल सोसाइटीज़ में डिसकंटेंट हो रहा है। तो ये 2 सवाल थे। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में आपको यदि दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दूसरी न्यूज़ है आपकी वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अब मैंने पैटर्न आपको समझा दिया है। पहले मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा। ये न्यूज़ है 23 अप्रैल 2023 की। न्यूज़पेपर में आई थी वेलफेयर लॉ फॉर गिग वर्कर्स इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान सरकार अभी एक लॉ लेके आने वाली है। ठीक है, ड्राफ्ट बिल इन्होंने प्रपोज कर दिया था। अब राजस्थान पहली ऐसी सरकार बनेगी राजस्थान की जहाँ पे गिग वर्कर्स के लिए एक लॉ होगा। तो ये न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ द हिंदू में भी थी, ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में भी थी, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, तो इसलिए हम उनको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, मैंने लिंक भी डाल दिया है। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, सिलेबस टॉपिक हमारा पेपर 1 का भी है और पेपर 2 का भी है। पेपर 1 में हम एक यूनिट पढ़ते हैं वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, जिसमें हम फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क की बात करते हैं। तो जो हमारे गिग वर्कर्स आते हैं वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क में आता है। ठीक है, तो गिग वर्कर्स यहाँ इसका हिस्सा है, लेबर एंड सोसाइटी के अंदर आते हैं, तो ये इनफॉर्मल लेबर का पार्ट है। तो पहले पेपर में भी ये इम्पोर्टेंट है और ये दूसरे पेपर में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन जिस तरीके से इंडिया में हो रहा है, तो वो जो हमारा एक टॉपिक है वर्किंग क्लास का, उसकी ये बात करता है इनफॉर्मल सेक्टर की। तो दोनों पेपर के आप सिलेबस को खोल के देखेंगे, ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे सिलेबस के अंदर, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिलेटेड थ्योरी क्या है, तो पहले हमको समझना पड़ेगा गिग वर्कर्स कौन होते हैं और गिग इकोनॉमी क्या है।
तो गिग इकोनॉमी एक ऐसा मार्केट सिस्टम है जहां पर कोई भी, आप कह सकते हैं, रेगुलेटेड मार्केट नहीं होता, जो एक फ्री मार्केट सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट पर आप लोग काम करते हैं, मतलब जो वर्कर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, टेम्परेरी पोजीशंस होती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, और जो वर्कर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप ऊबर के साथ भी काम कर रहे हैं, दिन में आप कैब ड्राइव कर रहे हैं और शाम को आप जोमेटो के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, स्विगी के साथ काम कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी के भी साथ का, तो अलग अलग आप काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के एंगेजमेंट होते हैं यहाँ पे, तो लोग मोर एंड मोर अर्निंग के लिए भी गिग वर्क करते हैं, फ्रीलैंसिंग करते हैं। सो रेगुलर वेजेस नहीं है, जितना आप काम करोगे उतना आपको पे होगा। तो इसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस देखते हैं, बाकी तो आप इकोनॉमी में इसको पढ़ते ही हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस इसका ये है कि जो आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो जिसको जॉब चाहिए और जो जॉब दे रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर दोनों क्या है, मिक्सचर ऑफ बोथ, वो गिग इकोनॉमी के अंदर दोनों ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करने वाला गिग इकोनॉमी के अंदर आता है, जो काम करवा रहा है टेम्परेरी बेसिस पर वो भी गिग इकोनॉमी के अंदर है। तो इसको हम कहते हैं राइज ऑफ पोर्टफोलियो वर्कर्स, क्योंकि ये ऐसा, मतलब एक इकोनॉमी के अंदर एक ऐसी नई चीज़ आई है पिछले 8-10 साल के अंदर, या आप कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 10-12 साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा राइज हुआ है कि जो आपका, जिस काम के अंदर आपका एक्सपर्टीज़ है, आप अलग अलग लोगों के लिए वो काम कर सकते हैं। तो ये कब हुआ, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट आपको देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। डिजिटल एज में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो आपका गिग वर्कर है उसको ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी के अंदर बैठ के 8 घंटे की 9 to 5 की जॉब करनी है, वो अपने घर से भी काम कर सकता है, घर के बाहर से भी काम कर सकता है। तो एम्प्लॉयर उसको कैसे भी सेलेक्ट करे, उसके टैलेंट के ऊपर सेलेक्ट किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, कोई एक ज्योग्राफी बाउंड नहीं होती। इसका मतलब ये है अनबाउंड जॉब्स, पहला राइज ऑफ पोर्टफोलियो वर्कर्स, दूसरा अनबाउंड जॉब्स, तो कोई बाउंडेशन नहीं होती। तीसरा ये है कि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बॉर्डरलेस कनेक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सोशल, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि सोशल सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, जैसे कि पीएफ नहीं कटता आपका, आपके मेडिकल बेनिफिट्स उतने नहीं होते, रिटायरमेंट के आपके जितने भी फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो गिग इकोनॉमी के अंदर इतनी सारी, मतलब फ़ायदे हैं तो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें कि समाज के स्तर पर देखें तो सोशल सिक्योरिटी इसका सबसे प्रमुख मुद्दा है, जिसके लिए राजस्थान सरकार यहाँ पर ये लेकर आ रही है। सोशोलॉजिस्ट लोगों का मानना ये है कि एक बार यहाँ पर जो कंपटीशन शुरू हो जाता है तो वहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली प्रॉब्लम आती है, वो कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलेंसर्स क्या करते हैं कि वो बहुत रिकग्नाइजेशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, और जो अच्छा काम कर रहे होते हैं अगर उन्हें रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती है तो उनके लिए हो जाता है समाज के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसे कि यूट्यूब पर पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से, या फिर कुछ लोग अपनी कुछ आप कह सकते हैं कि कोई चुटकुला सुना रहा है, कोई किसी को फ़ोन लगा रहा है, कोई कभी किसी सेलिब्रिटी को फ़ोन लगा लेता है क्लास में, अलग मतलब पढ़ाने के अलावा, मतलब 50% पढ़ाते तो 50% एंटरटेनमेंट चलता है। तो ये करने के टाइम पे जो बाकी टीचर्स हैं, जो कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कंटेंट पे ही फोकस्ड रहते हैं, उनको होने लग जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये प्रॉब्लम जो है गिग इकोनॉमी में, फ्रीलांसिंग में आ रही है। ऑटोमाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है, यानी कि काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं। रिप्लेसमेंट जो है, आपको हर चीज़ का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, आपको शॉर्ट टर्म पे लोग काम करने वाले मिल जाएंगे, आपको जो है ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि करियर स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा एक्सीलेट कर रहे हैं। मतलब कि पहले होता था कि सिर्फ डॉक्टर हैं या फिर वकील हैं या फिर इंजीनियर हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, आज की डेट में इतने ज़्यादा करियर ऑप्शंस आपको, अपॉर्चुनिटीज़ आपको अलग अलग तरीके की मिल जाएंगी। ये सब का सब जो है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्रॉम द डिजिटलाइजेशन एंड गिग इकोनॉमी। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि रिस्क, राइज ऑफ रिस्क सोसाइटी। अब क्योंकि मोर एंड मोर पीपल जो हैं इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं या यूट्यूबर्स बने हुए हैं, साथ में गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से समाज के अंदर रिस्क भी उतना, पैसा ज़्यादा है तो रिस्क भी, वो कहते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है, तो वो इश्क तो बाद में होगा लेकिन रिस्क बहुत पहले। ये बहुत ही ऐसा रिस्क होता है जो कि आपको ईजिली दिखाई भी नहीं देता। तो हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है उलरिच बेक।
इनके बारे में मैंने पेपर 1 में फर्स्ट यूनिट में बताया था। इन्होंने मॉडर्निटी का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा है मॉडर्न सोसाइटीज इंस्टीड ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क टू इट्स पॉपुलेशन इट इज इंक्रीजिंग इट। कि मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्निटी आने के बाद क्या बदला है, मॉडर्निटी आने के बाद ये हुआ है कि रिस्क जो कम किए जा सकते थे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटाइजेशन के माध्यम से, वो उतने ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसको कहा था इन्होंने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन का सिद्धांत। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। समाज जो है अंदर ही अंदर संकुचित होता जा रहा है। अब जो गिग वर्कर्स हैं उनके पास में बार्गेनिंग पावर नहीं होती, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग हैं काम करने वाले। आप नहीं करेंगे, कोई और कर देगा उतने ही पैसे में। तो इसकी वजह से क्या है कि इनकी कोई यूनियन नहीं है, तो लैक ऑफ यूनियनाइजेशन है। जैसे कि ओला वालों की कोई यूनियन नहीं है, ऊबर वालों की कोई यूनियन नहीं है। द डिमांड फॉलिंग ऑन द डीफ ईयर्स, इनकी जो डिमांड्स हैं वो किसी के कानों तक पहुंची नहीं रही। क्यों? क्योंकि इनकी कोई यूनियन नहीं है। क्योंकि यूनियन होती है ना, जैसे कार कैब वालों की अपनी यूनियन होती है, अगर वो ओला उबर के लिए काम नहीं कर रहे, जो लोकल आपकी मतलब स्टेट्स की कैब क्या कहते हैं, जैसे अभी गोवा के अंदर आप जाओगे ना, तो गोवा के अंदर आपको ओला उबर नहीं मिलेगा, वहाँ की जो लोकल कैब्स हैं वो मिलेंगी, क्योंकि उनकी यूनियन भी है। सो इट कैन बी डेलिबरेट चॉइस। आपको झक मार के काम करना पड़ेगा ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क ऑल्सो, और अ फोर्स्ड वन ड्यू टू कैरियर ब्रेक्स। आप इनेबल हो जाएंगे टू फाइंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर आप गिग जॉब कर रहे हैं, गिग वर्क कर रहे हैं, तो आप फुल टाइम काम नहीं कर पाएंगे या उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा जो है एक उलरिच बेक का सिद्धांत था। पेपर 1 पेपर 2 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी अगर ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप ये सारे पॉइंट्स ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं कोई आंसर नहीं बता रही हूँ किसी क्वेश्चन का, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से रिलेटेड थ्योरी आपको ऐड करनी है। तो जैसे इसकी रिलेटेड थ्योरी थी उलरिच बेक की, थ्योरी ऑफ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम इसको डिटेल में कभी कर लेंगे, अदरवाइज ये आपके सिलेबस में ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक्स के अंदर आपको ये पता होना चाहिए, तो उतना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से कैपिटलिज्म का एक क्वेश्चन आया था, इनफॉर्मल लेबर का क्वेश्चन आया था। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने आंसर को और बेहतरीन करने के लिए ऐसी थ्योरीज का, इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क वही है गिग इकोनॉमी, गिग वर्क। ग्लोबलाइजेशन जो है लेबर को पुश कर रहा है इनफॉर्मली काम करने के लिए, तो अपने आंसर को सब्सटेंटिएट करें। तो सब्सटेंशिएट करने के लिए आप इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए एक आप कह सकते हैं सपोर्टिंग लाइंस हैं, सपोर्टिंग, जो कि आपका की रोल प्ले करेंगी आपके आंसर के अंदर। अब तीसरा आपका जो है टॉपिक है प्रॉब्लम्स विद पॉश एक्ट, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, और रेसलर्स के प्रोटेस्ट में पॉश एक्ट जो है वो लगी हुई है। अब वहां पर उसके बाद भी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो क्या होता है, तो क्या प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले तो पॉश एक्ट क्या है? इट इज़ द एक्ट विच मेड आफ्टर द विशाखा गाइडलाइंस बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस के प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेशल के लिए है, कि उसे रोका जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको मतलब प्रोहिबिट किया जा सके, और अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसको कैसे रिड्रेस करेंगे। ये 2013 में आया था। इसकी जो न्यूज़ है वो रिलेटेड न्यूज़ आई थी मई 3 को, मतलब ये न्यूज़ तो काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन मई 3 को एक आर्टिकल आया था, जिसमें इस आर्टिकल ने बताया था कि भारत के अंदर 30 फेडरेशन है, 30 डिफरेंट स्पोर्ट फेडरेशन हैं, जिनमें से कि 16 फेडरेशन ऐसी हैं जिनके अंदर विमेन रिलेटेड कोई भी कमेटी ही नहीं है। ठीक है, जबकि पॉस्को एक्ट आने के बाद ये था कि विमेन रिलेटेड कमेटी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है, अब मैं आपको ये कौन कौन सी 30 फेडरेशंस हैं वो मैं एक बार यहाँ पे आपको बता दूंगी। कोई भी आईसीसी नहीं है। आईसीसी क्या होती है? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी 16 फेडरेशंस के अंदर तो है ही नहीं। तो ये न्यूज़ जो आई थी, तो नॉट जस्ट रेसलिंग, हाफ ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स, यानी कि हाफ ही हो गए। अगर आप 30 में से 16 के अंदर नहीं है तो ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही है, कम तो है नहीं। यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट पैनल है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी।
किस टॉपिक से रिलेटेड है, इसमें जो हमारा सिलेबस टॉपिक है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो ये तो एसोसिएशंस के बारे में है। तो पेपर 2 के अंदर है पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है, पेपर 1 के अंदर सॉरी, और पेपर 2 के अंदर भी है इंडिया में, सेम टॉपिक है। दूसरा है सोशल चेंजेस इन दी मॉडर्न इंडिया, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और सोशल चेंज की बात करेंगे, जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कल दिन में आपकी इस टॉपिक की क्लास होगी, सोशल चेंजेस इन मॉडर्न इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सोशल चेंज। पार्ट सी के अंदर है ये पेपर 2 में। और तीसरा है चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ये आपका टॉपिक है सिलेबस का। तो रिलेटेड टॉपिक्स क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए, रिलेटेड थ्योरी क्या है। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि कौन कौन सी वो 16-17 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर ये आईसीसी है ही नहीं। स्टेटस क्या है आईसीसी का? जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, नो आईसीसी। उनका कहना क्या है? उनका कहना है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन कमेटी है सारे इश्यूज़ के लिए, लेकिन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, ठीक है, ये इनके कहना है। दूसरा है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके यहाँ पर भी नो आईसीसी। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, नो आईसीसी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नो आईसीसी। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, नो आईसीसी। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आईसीसी है लेकिन उसमें सिर्फ 3 मेंबर हैं, ठीक है, सिर्फ 3 मेंबर हैं, जबकि यहाँ पर 5 मेंबर कम से कम होने चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अभी हम 4th मेंबर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी बढ़ाएगा आपकी। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन, वहाँ पर भी आईसीसी में सिर्फ 3 मेंबर हैं। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आईसीसी में सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर हैं। बिलियार्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया, सिर्फ 3 मेंबर हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन, कोई एक्सटर्नल मेंबर नहीं है, सब इंटरनल हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक हैं तो उनको एक्सटर्नल इंटरनल दोनों में कंसीडर कर लिया जाता है। शी इज नॉट पार्ट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बट शी इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नो एक्सटर्नल मेंबर, ये तो हमारे यहाँ पर दुर्दशा है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, नो एक्सटर्नल मेंबर। इंडियन ट्राईएथलन फेडरेशन, नो एक्सटर्नल मेंबर, बार बार इनको बोला गया है फिर भी ये नहीं बना रहे हैं। इसके बाद यैचिंग एसोसिएशन, नो एक्सटर्नल मेंबर। इंडिया कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन, नो एक्सटर्नल मेंबर। ये दुर्दशा है। तो आपके यहाँ पर क्रिकेट के अलावा और कौन सा गेम आगे बढ़ेगा? इतने सारे गेमिंग आपके यहाँ पर फेडरेशन हैं, एसोसिएशन है, लेकिन उनमें कोई प्रॉपर सुविधा, कोई प्रॉपर तरीके से कोई कंप्लेंट कमेटीज कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनकी 2 कमेटी हैं, एक 3 मेंबर आईसीसी है, एक 4 मेंबर प्रिवेंशन इनके पास है, लेकिन उनमें भी कोई एक्सटर्नल मेंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि 16 फेडरेशन ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं रिलेटेड थ्योरी की, कि अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सी थ्योरीज को लिखना है। तो एक स्लेविया वेल्बी की एक थ्योरी है जो कि पैट्रियार्की के बारे में है। जब हमने फैमिली एज अ यूनिट पढ़ा था, एज अ सोशल सिस्टम, पेपर 1 के अंदर और पेपर 1 के अंदर पढ़ा था, तो मैंने आपको ये थ्योरी बताई थी कि पैट्रियार्की हैज़ मूव फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक स्पेसेस, कि पहले पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक समाज जो है वो प्राइवेट स्फेयर में होता था, कि यानी कि लोगों के घरों में होता था। अब वही चीज़ गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। दूसरी चीज़, पैट्रियार्की क्या है, इंस्टीट्यूशंस में भी पहुंच चुकी है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है वाया द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। एलिट नेक्सस आपको मिलेगा यहाँ पे, पॉलिटिशियंस का, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स का, या फिर पावर होल्डर्स का, जिसकी वजह से जो ऑफेंडर है वो उसको ईजी एक्सेस मिल जाता है, ईजिली एस्केप रूट मिल जाता है, और इसकी वजह से जो विमेन हैं वो उसको अपने राइट्स नहीं मिल पाते हैं, और वो अपने अधिकार की प्राप्ति से उसको आप कह सकते हैं कि रोक दिया जाता है। रेप एक पावर क्राइम बन चुका है, जिनके पास में सत्ता है, जिनके पास में पैट्रियार्कल माइंडसेट जिन लोगों का है, जिन लोगों के दिमाग में स्टीरियोटाइप्स हैं विमेन को लेके, उनके लिए अपनी पावर को दर्शाने का एक तरीका बन चुका है रेप करना। एंड कमोडिफिकेशन, विमेन को एक कमोडिटी की तरह सोचते हैं, मानते हैं। तो रिलेटेड थ्योरी में आप ये लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ PYQs भी आए हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
तो कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप पेपर 1 पेपर 2 के कंप्लीट नोट्स उठाइए, वहाँ पर इन चीज़ों को और ज़्यादा चेक कीजिए कि कहाँ पर क्या थ्योरी हमको फिट करनी है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ आप चाहते हैं कि मैं और एक्सप्लेन करूँ, तो वो टॉपिक आप लिख सकते हैं। पॉश एक्ट के बारे में डायरेक्टली पूछा था 2019 में। ठीक है, आपसे पूछा था मी टू मूवमेंट के बारे में 2018 में। आपको पैट्रियार्की डिफाइन करने के लिए बोला गया, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको डिफाइन पैट्रियार्की, अब आपको इसमें कहीं पर भी पैट्रियार्की की डेफिनेशन नहीं है, आप PYQ देखकर जो है आंसर निकालिए कि हाँ भाई ये पैट्रियार्की से जुड़ा हुआ है, हमें बस थ्योरी देखनी है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरी बता रही हूँ कि कौन सी थ्योरी यहाँ फिट होती है। आपको पैट्रियार्की की डेफिनेशन खुद लिखनी होगी। आप बताएंगे कि किस तरीके से पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है वो चेंज कर रहा है, तो आप ये लिख सकती है कि पैट्रियार्कल माइंडसेट में विमेन को एज अ कम्युनिटी ट्रीट किया जाता है, रेप एज अ पावर क्राइम हो चुका है, एलिट का नेक्सस है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, स्टीरियोटाइप्स हैं, ये सारी चीज़ों को आप जो है बता सकते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पैट्रियार्की को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। सो ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एक बार फिर से रिवीजन कराने की सीरीज़ है। सोशोलॉजी के आस्पेक्ट में आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं वो बताने की सीरीज़ है। तो विमेंस मूवमेंट को किस तरीके से बल मिला, गेंस क्या हुए, इसके क्या फ़ायदे हुए, क्या स्टेट पॉलिसीज़ आई, जैसे पॉस्को एक्ट वही है 2000, अगर आपसे स्टेट पॉलिसी पूछे तो पॉस्को एक्ट वही है 2013 वाली, विशाखा गाइडलाइन आप बताएंगे और आप पॉस्को बताएंगे। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी क्यों अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं, 2013 से 2023 हो चुका है, तो और ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया भी हुआ है, तो इस साल के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 मेजर चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी गई हैं। 4th आपकी न्यूज़ है इंडियाज़ पॉपुलेशन डायनेमिक्स। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा सेंसस नहीं हो पाया था, 2011 के बाद 2021 में होना था, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, और अभी ये सेंसस चल ही रहा है। तो 20 अप्रैल को एक न्यूज़ आई थी। 20 अप्रैल की न्यूज़ कहती है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, रेट की। वैसे तो हम देखा जाए तो चाइना को सरपास कर चुके हैं, विश्व में आबादी के नाम पर हम पहला सबसे बड़ा देश हैं। लेकिन अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें कि पहले जो है पर विमेन फर्टिलिटी कितनी होती थी, कितने चाइल्ड थे, और अब फर्टिलिटी कैसे हो गई है कम। ठीक है, तो पहले अगर आप 1950s में देखें तो पर विमेन 6 चिल्ड्रन जो है TFR था, टोटल फर्टिलिटी रेट था। अभी हम 2020 की बात करें, 19 से 21 की बात करें, तो जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है पर विमेन, ये 2.0 हो गया, यानी कि कम हो गया, यानी कि फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो गया, डिक्लाइन हो गया है। तो ये डिकेडल ग्रोथ रेट में हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये 20 अप्रैल की न्यूज़ थी। क्या ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉपुलेशन डायनामिक्स पेपर 2 के अंदर ये टॉपिक आता है। इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है डिक्लाइन हो रहा है 1990 से। ठीक है, ये 21 अप्रैल के अंदर ये फिर से आर्टिकल आया था, तो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रहा था। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर से देखेंगे। तो पेपर 2 के अंदर जब हम पार्ट सी करते हैं, उस पार्ट सी के अंदर पॉपुलेशन डायनेमिक्स, उसकी रिलेटेड थ्योरी है। रिलेटेड थ्योरी में हम माल्थुशियन थ्योरी भी पढ़ते हैं और जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जिन बच्चों को ये लग रहा है कि पार्ट सी का भी जो सिलेबस रह गया है वो सिलेबस कैसे होगा, तो सिलेबस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको हम यहाँ एक बार डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज हम पेपर 2 का जब कंप्लीट सिलेबस भी करेंगे तो भी हम करेंगे ही। तो रिलेटेड थ्योरी क्या है? एक माल्थुशियन थ्योरी है जो आपको पॉपुलेशन डायनामिक्स के बारे में बताती है, जो कि 20th सेंचुरी में आई थी। ठीक है, माल्थुस की थ्योरी को फर्दर डिस्क्राइब किया था पॉल एरलिच ने जो इस थ्योरी को अगेन डिस्क्राइब किया था, उस थ्योरी को कहते हैं नियो माल्थुशियन, यानी कि माल्थुशियन थ्योरी का एक नया वर्जन। ठीक है, तो माल्थुशियन थ्योरी तो आप ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ी है तो कृपया करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नियो माल्थुशियन थ्योरी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि नियो माल्थुशियन थ्योरी में ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है, माल्थुस कहते थे कि फूड सप्लाई जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फूड सप्लाई कम होती जाएगी, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस हैं।
मालथूस का कहना था कि रिसोर्सेज तो धरती पर लिमिटेड हैं, और क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस पॉपुलेशन को जो है रहने के लिए ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। अब लैंड पर अगर आप क्या बनाएंगे, सेटलमेंट्स डेवलप करेंगे, तो आपका क्या होगा, सेटलमेंट्स तो बढ़ते चले जाएंगे, एग्रीकल्चर कम हो जाएगा। और जब एग्रीकल्चर कम हो जाएगा तो क्या होगा भैया, फूड सप्लाई कम हो जाएगी। फूड सप्लाई कम होएगी तो क्या होगा कि आगे आने वाली जनसंख्या को परेशानी ही परेशानी होगी। पॉल एरलिच ने इसमें एक पॉइंट और ऐड किया कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड डिग्रेड होगी, ठीक है, सेटलमेंट्स बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर तो कम होगा ही, लेकिन जो हमारी प्लांटेशन है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वो भी डिग्रेड होंगे। यानी कि फूड सप्लाई तो कम होगी ही होगी, एनवायरनमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा, जिससे कि जो हमारे विश्व की जो है पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ पर एक क्रूशियल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इनके आइडिया ये सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स कंप्लीट एनवायरमेंटल कोलैप्स। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एक ना एक दिन हमारे पर्यावरण का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका का पूरा कोलैप्स होना निश्चित है। क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, वो तो पॉल्यूशन बढ़ाते चले जाएंगे, उसमें उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी अपनी फैक्ट्रीज के अंदर कार्बन उत्सर्जन करते रहेंगे और अपने घर के अंदर एयर प्योरीफायर लगा लेंगे। लेकिन जिस वाटर को, जिस एयर को वो पॉल्यूट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो नॉन प्रिविलेज्ड पीपल हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, या जो लोअर मिडिल क्लास पुअर पीपल हैं, उन सब के लिए क्या होगा। तो जो नियो माल्थुशियन सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि फॉर अ गोल ऑफ ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, कि अगर हम किस तरफ जाएं, हम पॉपुलेशन ग्रोथ को ज़ीरो कर दें, यानी कि जितनी जनसंख्या अभी है सिर्फ उतनी ही रहे, जितने लोग मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उतने लोग ही पैदा हों, तो क्या होगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, ग्रोथ ज़ीरो हो जाएगी, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग इनटू द पॉपुलेशन थ्रू द बर्थ और द इमिग्रेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल लीविंग इट और बाय डेथ और बाय एमिग्रेशन। यानी कि एक निश्चित जगह पर जितने लोग आ रहे हैं वो उतने ही होने चाहिए जितने लोग उस जगह से जा रहे हैं। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम की कंडीशन आनी चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आनी चाहिए, ओवरऑल जो है नेट रिजल्ट ज़ीरो होना चाहिए। तो पॉपुलेशन का जब नेट रिजल्ट ज़ीरो होगा, यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि मरने वालों की है, तब जाके क्या कर सकते हैं, हम इस एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकते हैं। बेहतर तो तब भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, सस्टेन कर सकते हैं। सो वाइल सपोर्ट फॉर दिस कॉन्सेप्ट इज मिक्स, क्योंकि काफ़ी लोग इसको सपोर्ट करते हैं, काफ़ी लोग इसको एक आइडियल फिनोमिना मानते हैं जिसको प्रैक्टिकलिटी में इतना अचीव कर पाना मुश्किल है। तो इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड एज अ पॉसिबल सॉल्यूशन, क्योंकि आज हम यही बात कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि ना हो, आज हम यही बात कर रहे हैं कि ओवर पॉपुलेशन को हम यहीं पर रोक सकें, प्रिवेंट करें, ठीक है। तो इस टॉपिक से खैर कोई क्वेश्चन नहीं आया है नियो माल्थुशियन थ्योरी से, लेकिन पॉपुलेशन डायनामिक्स से क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं वो मैंने आपको जो पार्ट सी डिस्कस किया था, पार्ट सी का सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था। और जब हम ये पॉपुलेशन डायनामिक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे हाल फिलहाल में कोई सवाल नहीं आया तो आएगा नहीं, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगली न्यूज़ है ड्रग एब्यूज़ को लेके। समाज के अंदर ड्रग एब्यूज़ यानी कि ड्रग एडिक्ट होना एक सोशल सिक्योरिटी इशू बन गया है, ठीक है। इसको हम सोशियोलॉजी की दृष्टि से कैसे देखते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, वो बताते हूँ। एक आर्टिकल आया था, राकेश अस्थाना सर हैं, ये एक्स IPS ऑफिसर हैं, मतलब रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। इनका एक आर्टिकल आया था, टेरर ऑफ नार्को नेटवर्क्स, ड्रग आर नॉट जस्ट अ सोशल प्रॉब्लम, दे आर अ सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज। तो ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि नए ट्रेंड्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ड्रग रैकेट्स जो हैं काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं। ये एक्सटॉर्शन एक्टिविटी तो करते ही हैं लोकल एरिया में, यहाँ पर जो है ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है, गन रनिंग भी होती है, यहाँ पर मनी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर नोइंगली अननोइंगली बहुत सारे लोग ISI वगैरह के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं उनके जाल में, खालिस्तानी एलिमेंट्स के अंदर फंस जाते हैं, ऐसा राकेश अस्थाना सर का कहना है।
इनका बताना है कि स्पेशली इन कनाडा, जर्मनी, यूके, यूएसए, यहाँ पर, ठीक है, इनके इनके देश, इन देशों में जो ड्रग एडिक्ट्स का या नार्को नेटवर्क्स का जो एक सेट पैटर्न है वो इंडिया के अंदर भी आता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। जैसे कि इंडिया के अंदर हम देखें तो ड्रग्स कहाँ से आते हैं, एक हम बोलते हैं डेथ क्रीशेंट और एक हम बोलते हैं डेथ ट्रायंगल। ये क्या है, तो आपने एक टर्म सुनी होगी गोल्डन क्रीशेंट, ये टर्म सुनी होगी गोल्डन क्रीशेंट, एक टर्म सुनी होगी गोल्डन ट्रायंगल। तो अब इसको एक नया नाम दे दिया, ये गोल्डन वोल्डन तो कुछ नहीं है, ये वो जगह हैं जहां से भारत में सप्लाई होते हैं ड्रग्स, ठीक है। तो ये है डेथ क्रीशेंट और ये है डेथ ट्रायंगल। ये कौन सी जगह हैं, ये वो जगह हैं जहां से इंडिया के अंदर ड्रग सप्लाई किया जाता है, जैसे कि ईरान हो गया, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। डेथ ट्रायंगल में आपको लाओस वगैरह मिल जाएंगे। तो ये सारी वो जगह हैं, ठीक है। पाकिस्तानी ड्रग ट्रैफिकर्स मिल जाएंगे, अफगानिस्तानी ड्रग ट्रैफिकर्स मिल जाएंगे आपको, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब जगह से जो है ड्रग सप्लाई होते हुए भारत में मिल जाएगा। अब इसका सोशियोलॉजिकल डायमेंशन क्या है, ये न्यूज़ तो आप पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा एक बार, ठीक है। लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप बोलेंगे तो जितने भी आज मैंने ये टॉपिक्स कराए हैं उन सब के लिंक जो है एक बार मैं अलग से टेलीग्राम में और डाल दूँगी, लिंक्स इन टेलीग्राम आप देख लीजिएगा, 10 की 10 न्यूज़ के आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएंगे। द टेररिस्ट ड्रग नेक्सस, वाई ड्रग ट्रैफिकिंग इज अ सीरियस सोशल सिक्योरिटी इशू। तो ये राकेश अस्थाना सर का 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रहा था, नार्को नेटवर्क्स, और ये आर्टिकल आया था। अब देखिए कि ये हमारे पेपर में कहाँ पे फिट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पेपर में कैसे फिट होगा, पेपर में ऐसे फिट होगा कि आपकी आर.के. मर्टन की एक थ्योरी है, आर.के. मर्टन की एक थ्योरी है डेविएंस। डेविएंस मतलब समाज ने जो आपके लिए एक सेट रूल्स, समाज के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी के, एक आइडेंटिटी के, एक सोशल हार्मनी के सेट रूल्स हैं, उन सेट रूल्स से अलग हट के चले जाना, उनके विरोध में चले जाना, दैट इज कॉल्ड डेविएंस। कन्फर्मिटी क्या है, कन्फर्मिटी ये है कि आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि सेट रूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कन्फर्मिटी। और डेविएंस क्या है कि उससे अगर आप विपरीत जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अलग जा रहे हैं, दैट इज डेविएंस, ठीक है। ये आर.के. मर्टन की थ्योरी है। तो ये थ्योरी हमने पेपर 1 में पढ़ी है। इसमें मैं आपको 3 थ्योरीज बताऊंगी। फंक्शनलिज्म क्या कहता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है। तो फंक्शनलिज्म ये कहता है कि ड्रग यूज इज अ फंक्शनल फॉर सेवरल पार्टीज इन सोसाइटी, क्योंकि फंक्शनल हमें यही बताता है कि समाज में जो भी हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं सही है। फंक्शनलिज्म एक पॉजिटिव साइड ऑफ सोसाइटी देता है हमेशा। तो ये कह रहे हैं कि ये फंक्शनल है समाज के अंदर। इट प्रोवाइड्स ड्रग यूजर्स द वेरियस पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, क्योंकि फंक्शनलिज्म हर चीज़ के फायदे बताता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताता है। अगर आपको याद होगा तो फंक्शनलिज्म पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करता है कि यहाँ पर कहता है कि भाई सेलर को फायदा है, ठीक है, जो बेच रहा है उसका घर तो चल रहा है ना, लीगल और इलीगल ड्रग्स एक सोर्स ऑफ इनकम है। एंड इट प्रोवाइड्स जॉब फॉर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्यों, क्योंकि अगर आप इलीगल कुछ करेंगे, ठीक है, आप इलीगल कुछ करेंगे तो क्या होगा, आपके खिलाफ एफआईआर होगी, आपके केस चलेगा। तो अगर आप इलीगल समाज के अंदर कोई भी चीज़ नहीं होगी तो फिर आपका जुडिशियल सिस्टम जो है क्या करेगा, जुडिशियल सिस्टम तो फिर ज़ीरो हो जाएगा। जब समाज के अंदर रामराज्य है ही तो जुडिशियल सिस्टम की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि ये क्रिमिनल लोगों के लिए तो इनकम का सोर्स है ही, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए भी ये इनकम का सोर्स है, लोगों की जॉब्स चलती हैं, क्रिमिनल लॉयर जो हैं इसी चीज़ का खाते हैं। तो वेरियस अदर पार्टीज भी हैं विच डील विद द ड्रग यूज। एट द सेम टाइम दोनों लीगल ड्रग और इलीगल ड्रग कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिसफंक्शंस इन द सोसाइटी। तो फंक्शनलिस्ट लोग ये भी कह रहे हैं कि समाज के अंदर डिसफंक्शंस भी लेके आते हैं, लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ देखो, तो भैया काफ़ी लोगों की जॉब चल रही है इसके ऊपर। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहती है कि जितना ज़्यादा ड्रग यूज़ हो रहा है पुअर अर्बन एरियाज़ में, जिनको हम कहते हैं अर्बन स्लम, ठीक है, यानी कि शहरों के अंदर झुग्गी झोंपड़ी वाले इलाके, उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो अगर मोर ड्रग यूज़ है, ठीक है,
उसकी वजह से क्या हो रहा है, पावर्टी और बढ़ रही है, क्योंकि जो भी इसके अंदर फंसा है, एक तो वो वैसे ही गरीब है, लेकिन अगर वो ड्रग एडिक्ट हो गया है तो अपनी तलब को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करके ड्रग खरीदेगा। ड्रग खरीदेगा तो भाई और ज़्यादा जो है क्या होगा, और ज़्यादा गरीबी की तरफ बढ़ेगा, रेशियल इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, रेशियल इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ेगा, और भी ऐसी कंडीशन इस लोकेशन में रहने वाले लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। रेशियल और एथनिक प्रिजुडाइस होगी, यानी कि लोगों की मानसिकता में पहले से ऐसे लोगों के लिए जो अर्बन स्लम में रहते हैं उनके लिए एक पहले से सेट थॉट प्रोसेस होगा। इनइक्वालिटी जो है इस वजह से ज़्यादा बढ़ेगी। ड्रग्स जो हैं इलीगल हैं, एज वेल एज लीगल पेनल्टीज भी जो हैं इन काफ़ी सारे ड्रग्स के ऊपर, उनके कंजम्पशन के ऊपर है। तो लेकिन बहुत सारी जो एमएनसीज हैं जो कि मार्केट में अल्कोहल बेच रही हैं, वो भी तो एक ड्रग है, तंबाकू बेच रही हैं, वो भी एक ड्रग है, काफ़ी सारे लीगल ड्रग्स हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वो काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे कि दिलबाग। ठीक है, दिलबाग क्या है, मतलब गुटखा तंबाकू जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। किन में पॉपुलर हैं, गरीब लोगों में, रिक्शा चलाने वाले लोगों में, ठीक है, झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों में, बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करने वाले लोगों में। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो पावरफुल एमएनसीज हैं वो इस चीज़ को पूरा का पूरा अपने फ़ायदे में यूटिलाइज कर रही हैं, और इस वजह से सरकार भी ड्रग रेगुलेशन पर बहुत ज़्यादा कुछ कदम नहीं उठा पा रही है। अगर अगर तंबाकू खाने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, लंग कैंसर है, नुकसान ही है, तो फिर तंबाकू को मार्केट में क्यों बेचा जा रहा है? वो इसलिए बेचा जा रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े इफ़ेक्टिव लोग, एलीट लोग, वो सरकार को अफेक्ट करते हैं कि वो रेगुलेशंस ना बनाए या मिनिमम रेगुलेशंस बनाए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, यानी कि एक तरफ हम कहते हैं कि ड्रग के कंजम्पशन पे आपको जो है क्या लगेगा, पेनल्टी होगी, या फिर आपको इलीगल है ड्रग कंज्यूम करना। दूसरी तरफ वही ड्रग्स जो हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज जो हैं मार्केट के अंदर सप्लाई कर रही हैं। तो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट, विचारों में कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, कि हर चीज़ का समाज में कोई मतलब होता है, कोई अर्थ होता है। तो ड्रग यूज़ अराइजेस, ड्रग यूज़ कब बढ़ता है, ठीक है, जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करता है कि आ यार कुछ नहीं, आज तो मतलब तेरे भाई का दिल टूटा है, चल एक पैक मार लेते हैं। आज तेरे भाई की नई गर्लफ्रेंड बनी है, प्रपोज किया है, आज बहुत खुश है, चल पार्टी दे दे। ठीक है, आज मम्मी पापा ने बहुत प्यार किया है, बहुत बड़े प्यार से बात करी है, तो इसी बात पे पार्टी, ले दारू पी ले। आज मम्मी पापा ने पीट दिया है तो ले दारू पी ले। ठीक है, तो क्या है, इंडिविजुअल का इंटरेक्शन दूसरे लोगों से जब होता है तो ड्रग यूज़ बढ़ता है। फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन एक इंडिविजुअल ये सीखता है कि किस तरीके से ड्रग लिया जाता है। भाई घर में तो कोई नहीं सिखाता, घर में मम्मी पापा थोड़ी ना सिखाते हैं, या भाई बहन थोड़ी ना सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको ड्रग का इस्तेमाल करना है, कैसे ड्रग कंज्यूम करना है। ये तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समाज के अंदर जब मिलता है, जब आपका जैसा भी सर्कल होता है, वहाँ से आप सीखते हैं। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी यहाँ पे फिट होती है। ठीक है, और इट डिफाइंस द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग एज इफेक्ट ऑफ द एंजॉयबल दैट आर एंजॉयबल, मतलब ऐसे बताते हैं लोग आपको, आपके दोस्त आपको, आपका सर्कल आपको, कि हाँ भाई ये कितनी एंजॉयबल चीज़ है। तो दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, कि जहाँ आप इंटरेक्शन में आते हैं किसी के, वहाँ पर इस तरीके से चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं। अगली न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द मिसिंग वर्कर्स, मिसिंग वर्कफोर्स, जो कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या में है, दैट इज़ मुस्लिम विमेन वर्कफोर्स। ये धीरे 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 कम होती जा रही है। इस पर एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया था रूहा सदाफ का, और रूहा सदाफ का जो आर्टिकल आया था, एब्सेंस ऑफ मुस्लिम विमेन फ्रॉम वर्कफोर्स नीड्स पॉलिसी रेस्पॉन्स, तो काफ़ी डिटेल में इन्होंने आर्टिकल लिखा है। ये एक डॉक्टर हैं रूहा सदाफ, जो कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का काम करती हैं इंडियन मुस्लिम विमेन के लिए। तो वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेटा वगैरह देखा है, उस डेटा को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इन्होंने बताया है कि रीसेंट डेटा जो हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में आया है हमारे देश के अंदर, वहाँ पर विमेन ज़्यादा हैं आदमियों से। ठीक है, और ये कौन सी विमेन है, मुस्लिम विमेन है। मुस्लिम विमेन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट्स हुए हैं, यानी कि जब काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट्स पढ़ाई में हुए हैं तो जो विमेन वर्कफोर्स में काम कर रही थी वो कम हो गई है। 1000 मुस्लिम स्टूडेंट्स में से 503 जो हैं विमेन हैं, इन्होंने ये बताया है। तो जो डेटा है उसको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस डेटा को अपने आंसर के अंदर अगर सवाल आता है तो।
विमेन रिलेटेड कोई भी सवाल आता है आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इट इज अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द एब्सोल्यूट डिक्रीज ऑफ मुस्लिम इन हायर एजुकेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं कम्युनिटी से वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ डिक्रीज हो रहे हैं। सॉरी, पहले बात करें तो 2020-21 में 19.21 लैक्स थे। उससे पहले अगर हम बात करें तो 2019-20 का है, सॉरी 20-21 का है। 2019-20 में ये संख्या ज़्यादा थी, ये संख्या करीब करीब 20 लाख थी। ठीक है, ये संख्या करीब करीब 20-21 लाख थी। तो 21 लाख एनरोलमेंट एक साल में और उसके अगली साल में 19.21 लैक्स, यानी कि करीब करीब 5.5% का डिक्लाइन आया है। तो ये कह रहे हैं कि भैया मिसिंग वर्कर्स हैं, विमेन एनरोलमेंट थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, हमारे एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत है टू इंश्योर द वाइल दे वर्क ऑन विमेन इंक्लूजन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर वर्कफोर्स आपकी एजुकेशन के अंदर नहीं जाएगी, भाई आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको काम कैसे मिलेगा। तो अगर आप एनरोलमेंट आपके कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो है फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट भी कम लोगों को मिलेगा। तो इस चीज़ के ऊपर बात करिए। यहाँ पे एक PLFS की रिपोर्ट भी है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करती है, उसका रेट बताती है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है और क्या चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने कई सारे कारण भी दिए हैं, इन कारणों को भी आप पढ़ेंगे। मेरा काम है यहाँ पर आपको इसका सोशियोलॉजिकल डायमेंशन बताना, तो इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ लेना। इसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसका लिंक आपको दिया हुआ है, मैं आपको बता दूँगी। ये 28 अप्रैल का आर्टिकल है 2023 का। अब हम बात करते हैं सिलेबस में कैसे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सिलेबस में इसकी जो इम्पोर्टेंस है अगर हम उसकी बात करें तो पेपर 1 के अंदर एक स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी करके एक यूनिट है। आई थिंक ये 5वीं या 6वीं यूनिट है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप समाज में एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊपर जा सकते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर कैसे आपकी मोबिलिटी हो सकती है, तो उसके डायमेंशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ क्लासेस, स्टेटस, इस सब की बात करते हैं, ग्रुप्स की, जेंडर की। पेपर 2 के अंदर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो आर्टिकल है वो मुस्लिम विमेंस के लिए आया था कि उनका वर्कफोर्स जो है पार्टिसिपेशन कम होएगा क्योंकि उनके एनरोलमेंट अब कम हो चुके हैं, पिछली बार ज़्यादा थे लेकिन अब कम हो चुके हैं। तो रिलीजन एंड सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है, एक रिलीजन किस तरीके से समाज को इम्पैक्ट कर सकता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है हमारे देश के अंदर उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ये सिलेबस का टॉपिक बनेगा। अब बात करें तो रिलेटेड थ्योरी क्या है। रिलेटेड थ्योरी है, सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि जेंडर गैप क्या होता है। एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। तो जेंडर गैप क्या होता है, जेंडर गैप हमारे लेबर फोर्स के अंदर, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर उस गैप को दर्शाता है कि कितने आदमी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और कितनी महिलाएं हमारे यहाँ काम कर रही हैं। तो पुरुष और महिलाओं के बीच के उस गैप को कहते हैं जेंडर गैप इन दी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की भी अगर हम बात माने, करीब करीब 1 घंटा हो गया है और ये हमारी 6वीं न्यूज़ है। इसके बाद आधे घंटे में हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। 1.5 घंटा और 1 महीने की 10 न्यूज़ेस। मतलब मेरा जो टारगेट है वो ये है कि 90 मिनट्स में मैं आपको 10 न्यूज़ेस करा दूँ। ठीक है, 90 मिनट्स में 10 न्यूज़, यानी कि एक न्यूज़ करीब करीब 9 मिनट्स की। उसमें मैं आपको PYQ भी बता दूं, लिंक्स भी दे दूं, उसमें रिलेटेड थ्योरी भी करा दूं। तो जेंडर गैप की थ्योरी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जेंडर गैप क्या होता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर वो डिफरेंस है, वो अंतर है कि महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का डेटा देखें तो वर्ल्ड बैंक के डेटा में अगर हम पाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जेंडर गैप दुनिया में धीरे धीरे कम हो रहा है। इवन भारत के अंदर भी महिलाएं भी अब वर्कफोर्स में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगी हैं, पहले कम हुआ करती थी। दुनिया के स्तर पर अगर हम देखें तो जेंडर गैप पुरुषों के फेवर में ज़्यादा है, यानी कि हमेशा उस गैप में आपको पुरुष ज़्यादा मिलेंगे, महिलाएं कम मिलेंगी। भाई गैप तो ऐसे भी हो सकता है ना कि महिलाएं ज़्यादा हों पुरुष कम हों, लेकिन ये जो गैप है वो फेवर में है किसके, फेवर ऑफ मैन एट 25% एंड 38% फॉर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, ग्लोबली देखें तो 25% ज़्यादा है। मतलब कि अगर 100 आदमी काम कर रहे हैं, अगर 100 आदमी हैं तो उन 100 आदमी पर 75 महिलाएं हैं।
ठीक है, ये करीब करीब जो है आपका 25% का इंक्रीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे कि साउथ एशियन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर 38% का गैप है। 51% का गैप आपको भारत में देखने के लिए मिलेगा। ये रही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। अब कहते हैं ओईसीडी की रिपोर्ट क्या कहती है। ओईसीडी की रिपोर्ट ये कहती है कि विमेंस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है धीरे धीरे लीड कर रहा है हायर ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को, जिसकी वजह से देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, पॉवर्टी कम हो रही है, इनइक्वालिटीज कम हो रही है, यानी कि धीरे धीरे विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे थे, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। उसके बाद आपको सिख, बुद्धिस्ट और बाकी लोग मिलेंगे। दे आर हाईली अंडर रिप्रेजेंटेड बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। डिस्पाइट हैविंग द रिजर्वेशन पॉलिसीज इन ऑल पब्लिक सेक्टर्स, उसके बाद भी मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है इन दी प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो एक स्टडी हमको ये बताती है इकोनॉमिक टाइम इंटेलिजेंस ग्रुप की, ये मेरा अपना कोई डेटा नहीं है भैया, जो ये रिपोर्ट्स का डेटा है। 2015 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उस रिपोर्ट ने बताया था कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेट 2.7% ऑफ द मिड टू सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, छोटी से लेके बड़ी तक कंपनीज में, उनमें जो सीनियर पोजीशंस पे हैं लोग वो नॉन मुस्लिम्स हैं, यानी कि 2.7% पोजीशंस ही ऐसी हैं जहां पे आपको मुस्लिम्स मिलेंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव या मिड टू सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे। 2018 तक का डेटा देखें तो ये डेटा कम होके 1.33% आ गया। ठीक है, इन दी गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में ये और कम है, जबकि रिजर्वेशन पॉलिसीज आपके लिए हैं, लेकिन ये प्राइवेट का हाल है सीनियर पोजीशंस पे और ये गवर्नमेंट सेक्टर का हाल है। होल्डिंग द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी आपको मुस्लिम्स बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, ये 1.33% ऑफिसर्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेंगे। अब यहाँ पर इतने के बाद भी हद तो तब है जब इस 1.33% में मैन प्लस विमेन दोनों हैं, जिसमें कि विमेन ऑलवेज बिहाइंड, लैक बिहाइंड। ठीक है, तो लैक ऑफ विमेन लीडर्स इज इवन स्टार्कर। इंडियन मुस्लिम विमेन्स जो बहुत ही ज़्यादा वर्कफोर्स में जो सीनियर पोजीशन हैं उनमें बहुत ही कम हैं, ऑलमोस्ट इनविजिबल हैं, बहुत ही कम नंबर्स हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 70 मिलियन एजुकेटेड मुस्लिम विमेन हैं कंट्री के अंदर। 70 मिलियंस का मतलब ये है कि 7 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि एजुकेटेड हैं। 7 करोड़ मुस्लिम महिलाओं में यदि वो एजुकेटेड हैं, उसके बाद भी सीनियर पोजीशंस पे या लीडिंग पोजीशंस पे आपको विमेन नहीं दिखती हैं। गिवन दैट इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है LFPR है, वो और गिरता जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कंट्री की GDP में विमेंस का पार्टिसिपेशन है वो भी कम है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन मुस्लिम विमेन फेस द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग फीमेल, पहली बात, दूसरी बीइंग मुस्लिम फीमेल। तो 2 डबल डिसएडवांटेज इनको यहाँ पर मिल रहा है। अब इसके पीछे के कारण क्या हैं, वो कारण यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। तो अगर क्वेश्चन आता है मुस्लिम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, तो आप यहाँ पर क्यों है लो पार्टिसिपेशन रेट, वो ये कारण आप यहाँ पर लिख देंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि सिस्टमैटिक इश्यूज हैं, कानून में काफ़ी सारी कमियां हैं, लीडिंग टू द फर्दर मार्जिनलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। इंटरनल रीजंस कम्युनिटी के अंदर से खुद से हैं, क्योंकि इमीडिएट एनवायरनमेंट उतना विमेन के लिए वहाँ पर नहीं है। लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ सोशल नॉर्म्स हैं, उनके खुद के रिलीजियस नॉर्म्स की वजह से, जिसकी वजह से विमेन जो है पब्लिक स्पेस से हमेशा बाहर ही रहती है, लीडरशिप रोल से बाहर ही रहती है। इसके अलावा नैरेटिव्स हैं मुस्लिम्स के प्रति इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, जो कि पॉवर्टी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, लिटरेसी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, कन्विक्शन रेट की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मुस्लिम विमेन्स इन इंडिया इज़ इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू ईदर द ट्रिपल तलाक लॉ और कश्मीर। ठीक है, तो ये कुछ हमारे यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिन मुद्दों से हम नज़र नहीं फेर सकते हैं। दिस फर्दर एनफोर्सेस द स्टीरियोटाइप, इससे हमारे एक आम समाज के अंदर जो है स्टीरियोटाइप्स और पहले से कहते हैं ना, मतलब प्रीजुडाइज, पहले से सोच एक बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो डबल डिसएडवांटेज है, इसकी वजह से पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है।
लेकिन अब अगर वो कहे कि क्रिटिकल एस्पेक्ट बताओ, तो इसमें आपको ये भी बताना है कि किस तरीके से सरकार अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लेके आ रही है, किस तरीके से कानून को और सख्त करने की कोशिश करी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को और सुधारने के लिए कोशिश करी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कमियां हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिनकी वजह से यहाँ पर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि कम्युनिटी के अंदर से खुद इंटरनल एक कहते हैं ना, इंटरनल एक एक वो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर जुनून होगा तो सारे रास्ते खुद ब खुद बनने लग जाते हैं, तो उस जुनून की भी कमी है। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड द माइनॉरिटी क्वेश्चन, ये आपका आ चुका है 2019 में। वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट होता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, एग्जामिन करना है। तो यहाँ पे आप रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अंदर उनकी जो फीमेल्स हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं। नैरेटिव्स आपके लिए पूछे गए हैं कि नैरेटिव्स, अब अच्छा ये ऐसा नहीं है कि मतलब 2014 से पहले पूछे गए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा है कि वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है अगेंस्ट द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ उसको एग्जामिन करो। ठीक है, कंसर्न क्या है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के, 2018 में आपसे पूछा है, तो 2014 के पहले के सवाल नहीं है, ये अभी के सवाल हैं। तो ये कंटेम्प्ररी क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी भी मानता है। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये देश के उन बेहतरीन माइंड्स के ऊपर टॉपिक आया था जिनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया में हमें पता है कि एक आयरन केज की थ्योरी हम पढ़ते हैं, तो ये एक टॉपिक आया था जो कि लवासना के डायरेक्टर साहब ने लिखा था। अगर आपको पता नहीं है कि लवासना के डायरेक्टर कौन हैं, तो ये वो हैं श्रीनिवास कटिकिथाला सर। ठीक है, सिविल सर्विसेज डे होता है 21 अप्रैल को, और उस दिन ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला था। ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक आईपीएस सर ने लिखा है और एक आपके यहाँ पर मसूरी वाले कर्मयोगी। ठीक है, तो स्टील फ्रेम टू भावना वृक्ष। ठीक है, तो पहले आपने एक आयरन केज की थ्योरी पढ़ी होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को आयरन केज की तरह देखा जाता है। रेड टेपिज्म की थ्योरी हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी है, पेपर 1 के अंदर काफ़ी अच्छे से हमने इसको पढ़ा है, मैक्स वेबर की ये थ्योरी है। अब होता क्या है कि सरकार ने क्या है, इस स्टील फ्रेम को नाम चेंज कर दिया है भावना वृक्ष से, क्योंकि मिशन कर्मयोगी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज हैज़ बिकम ट्रूली नेशनल शेडिंग इट्स कॉलोनियल बैगेज, क्योंकि कॉलोनियल टाइम में हम इसको स्टील फ्रेम कहते थे, अब हम इसको भावना वृक्ष के नाम से जान रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, 21 अप्रैल को आया हुआ ये आर्टिकल। ठीक है, इसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद सिलेबस में क्या है, मैक्स वेबर की जो थ्योरी है ब्यूरोक्रेसी वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 के अंदर विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, कि हम जो है स्टील फ्रेम से बदल के क्या हो रहे हैं, चेंज लाके हम क्या हो रहे हैं, भावना वृक्ष बन रहे हैं। हम इस तरीके से अब ब्यूरोक्रेसी को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सोशल चेंज जो हम कल टॉपिक करेंगे उसके अंदर ही ये आ जाएगा, तो कल भी हम इसको डिस्कस करेंगे। मिशन कर्मयोगी के बारे में मैंने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे, मिशन कर्मयोगी क्या है, इसके अंदर सोशोलॉजिकल डायमेंशन क्या है मिशन कर्मयोगी की, वो एक बार बता देते हूँ। इसको हम नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, NPCSCB। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर उन लोगों को जो सिविल सर्वेंट्स बनते हैं उनको उनकी कैपेसिटी के आधार पर जो है चीज़ें सौंपी जाएंगी। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो उनको उस क्षेत्र में हो सकता है पोस्टिंग मिले जहाँ पर लोगों का स्वास्थ्य का स्तर जो है थोड़ा कमज़ोर है, तो कैपेसिटी इसी तरीके से हम देश की सिविल सर्वेंट्स की बढ़ा पाएंगे। उनको क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव वर्क दिया जाएगा, इनोवेटिव वर्क दिया जाएगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी की मदद से वो काफ़ी कुछ बेहतर कर सकें। यहाँ पर सेल्फ ड्रिवन, ठीक है, आप फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपको गाइडेड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि या तो आपका खुद का सेल्फ ड्रिवन कोई इंटरेस्ट है, उस फील्ड में आप जो है चले जाएं, उस डिपार्टमेंट में चले जाएं, या फिर आपको गाइडेंस भी मिल सकती है जिससे कि आप अपनी जॉब को इफेक्टिवली कर पाएँ। तीसरा, आई गॉट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा इस बार पॉलिटी में इसको, इसके जिससे कि यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से उस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से चीज़ों को किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर का ह्यूमन रिसोर्स काउंसलिंग एक काउंसिल है जिसके अंदर काफ़ी सारे हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं और एक्सपर्ट्स हैं,
जो कि इस NPCSCB को गवर्न कर रहे हैं, यानी कि मिशन कर्मयोगी की अध्यक्षता कर रही है ये ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। कैपेसिटी बिल्डिंग जो कमीशन है CBC, ये एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर, ग्लोबल प्रोफेशनल्स हैं, जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स हम बना सकें और भी बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सके, ऑडिट कर सके ह्यूमन रिसोर्सेज का, और स्कीम जो है सबके लिए एक्सेसिबल हो, सेक्शन ऑफिसर से लेके सेक्रेटरीज के लिए। सेक्शन ऑफिसर कौन होते हैं भाई? ये वो लोग होते हैं जो कि आपके SSC वगैरह के एग्ज़ाम दे के सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, और वहाँ से लेके सेक्रेटरीज यानी कि जो हाई लेवल IAS वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद सेक्रेटरी लेवल तक जाते हैं, तो सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड PYQs आए हैं क्या? हाँ जी, वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है उससे रिलेटेड PYQs आए हैं, तो आप देख सकते हैं वेबर ने किस तरीके से एनालाइज किया है लेजिटिमेट डोमिनेशन को। दूसरा क्वेश्चन है वेबर का यूज़ ऑफ नोशन ऑफ आइडियल टाइप्स। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पेपर 1 के अंदर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कैपिटल। तो टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कैपिटल से जो सवाल आपके बन सकते हैं उनके क्या कौन से सिलेबस के अंदर, कौन से पेपर के अंदर कौन सा टॉपिक होगा वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन ये जो टॉपिक आया था ये फिर से थोड़ा मार्क्सिज्म की तरफ आपको लेके जाता है, ब्रेन इकोनॉमी चैलेंज। क्यों, क्या कहता है? ये कहता है कि टेक्नोलॉजी विल चेंज द वे वी लुक टू लेबर कैपिटल एंड स्किल। क्योंकि पहले हम क्या देखते थे कि पूंजीवादी लोग लेबर को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी स्किल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, तो कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं बची है जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं हो, जहाँ पर ग्लोबल ब्रेन इकोनॉमी नहीं हो। रिटेल हो, एग्रीकल्चर हो, ऑटोमोबाइल हो, फाइनेंस हो, एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, हर किसी फील्ड में आपको टेक्नोलॉजी दिखेगी। टेक्नोलॉजी लिमिटेड नहीं है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा एनालिटिक्स तक। टेक्नोलॉजी इससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, जैसे कि ब्रेन साइंसेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और कॉम्बिनेशन, इन सब के मिला के भी आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। कंसर्न ये आ जाता है यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अगर हम समाज के अंदर देखें तो कंसर्न ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है? कंसर्न ऑफ एम्प्लॉयज़ ये है कि अब तक हम क्या कर रहे थे? बॉडी इकोनॉमी में थे, यानी कि हम काम करते थे ऑफिस में जाके, हमारी वेजेस कम होती थी, जॉब टेन्योर होता था और हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता था, मतलब लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब बॉडी इकोनॉमी नहीं है, अब है ब्रेन इकोनॉमी। तो ब्रेन इकोनॉमी के भी अपने चैलेंजेस हैं, ठीक है। इकोनॉमी का, एम्प्लॉय का क्या चैलेंज हो सकता है ब्रेन इकोनॉमी में? ब्रेन इकोनॉमी में ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी तो है अपने पास, ठीक है। ब्रेन इकोनॉमी में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। ब्रेन इकोनॉमी के अंदर दे विल क्वेश्चन दी कंपनीज इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, जेंडर पैरिटी के इशू हैं, वेल्थ शेयरिंग के इशू हैं, सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, बिजनेस ऑफ बिजनेस, काफ़ी सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं, दैट इज़ नो लॉन्गर टू लिमिटेड टू द बिजनेसेस। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं कि एक बिजनेस को चलाने के लिए मल्टीपल बिजनेसेस पीछे काम कर रहे होते हैं। अगर कोई भी एक चीज़ फेलियर हुई तो एवरी सक्सेसफुल इनोवेशन जो है उससे रिलेटेड वो एक फेलियर बन जाएगी। तो ये ब्रेन इकोनॉमी के चैलेंजेस यहाँ पे बताए गए थे। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इस पे निबंध भी आ सकता है, ठीक है, ब्रेन इकोनॉमी के ऊपर। और यहाँ पर ये बता रहा है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी से पहले की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बाद की इकोनॉमी, यानी कि बॉडी इकोनॉमी और ब्रेन इकोनॉमी, किस तरीके से इनके बीच में डिफरेंस आप कर सकते हैं और क्या क्या दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो सिलेबस टॉपिक क्या है? वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, साइंस, टेक एंड सोशल चेंज के अंदर आएगा। चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पावर्टी, डिप्राइवेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो पेपर 1 पेपर 2 में ये यहाँ पर आ सकता है और दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि पेपर 1 में ऑलरेडी पढ़ा दिया है तो दोबारा नहीं पढ़ाऊँगे, तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। प्लस आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये आर्टिकल अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो मार्केट कैसे इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। एडम स्मिथ की थ्योरी भी है इसमें, 1776 में इन्होंने दी थी, द एक्वायर्ड एंड यूजफुल एबिलिटीज़ ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द और द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वो क्या करेंगी, किस तरीके से जो है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को यहाँ पे इन्होंने बताया था, क्योंकि फाउंडिंग फादर हैं इकोनॉमिक्स के, तो इन्होंने ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू बताई थी। किस तरीके से इन्होंने बताया था कि जब आप काम करेंगे तो उसके लिए वेज पे होगी आपके लिए,
किस तरीके की जॉब्स में क्या क्या डिफ़िकल्टी इन्वॉल्व हैं, क्या क्या ईज़ इन्वॉल्व हैं, वो सब यहाँ पर इन्होंने बताया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। अब टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है, 1859 में एक प्रूशिया, ठीक है, पर्सिया नहीं है, प्रूशिया है, वहाँ पर आपको कार्ल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इन्होंने एक लेबर पावर की थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था आइडिया ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो है, इंसान को एक पूंजी की तरह इस्तेमाल करने का जो आइडिया है, वो एक पूंजीवादी व्यवस्था का आइडिया है, जहाँ पर लेबर पावर को ह्यूमन कैपिटल का नाम देके, ठीक है, बेचा जाता है लोगों को, और उसके रिटर्न में पूंजीवादी लोग इनकम कमाते हैं, वेल्थ कमाते हैं, और इनकम जो है थोड़ी बहुत लेबर को मिल जाती है। वहीं एडम स्मिथ कहते हैं कि नहीं, ये एक ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है, जहाँ पर यूज़फुल एबिलिटीज़ को, लोगों की यूज़फुल एबिलिटीज़ को समाज के हित में यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही अपने तरीके से ठीक है, आपको इस थ्योरी को दोनों को बता के आना है। और कार्ल मार्क्स की थ्योरी कहती है कि वर्कर्स को काम तो करना चाहिए, एक्चुअली काम करना चाहिए अपने माइंड और बॉडी के हिसाब से, और उसके हिसाब से कमाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो काम किसके हिसाब से कर रहे हैं, काम वो कर रहे हैं एम्प्लॉयर के हिसाब से, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके प्रोडक्शन के हिसाब से। तो इस तरीके से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर वर्कर्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं वर्क के लिए, एम्प्लॉयर को अपना नेट प्रॉफिट निकालना होता है। वर्कर्स जो हैं काम करते हैं एक लेवल एवव एंड बियॉन्ड, कि आपका जो है सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर की हैं वो सब मीट हो जानी चाहिए, उसके एवज में आपको जो है एक वैल्यू मिलती है, एक वेज मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने बताई। उन्होंने इवन ये भी तक कहा कि ह्यूमन कैपिटल और एनस्लेवमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, कि आप मानव को एक पूंजी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या मानव को एक गुलाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्री वर्कर्स जो हैं, एनसेव पीपल कहलाए जाते हैं, उनको खरीदा बेचा जा सकता है, ठीक है। ऑल्दो दे डू नॉट अर्न इनकम देमसेल्फ, जो स्लेव होता है वो अपने आप खुद इनकम जो है अर्न नहीं करता, उसको खरीदने बेचने के बाद में जो है लोगों को, जिनके अधीन वो लोग होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है। भाई स्लेव को तो तुम्हारे पास घर पे भी काम करना है, किसी और के घर पे भी काम करना है, लेकिन उसको यदि आप बेच रहे हो और कोई उसको खरीद रहा है तो आप फ़ायदे में ही बेचोगे। तो मॉडर्न थ्योरीज भी हैं जहाँ पर कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ये 3 तरीके की कैपिटल की बात होती है। तो ह्यूमन कैपिटल के अलावा, जो कि एडम स्मिथ की थ्योरी है, उसके अलावा यहाँ पर 3 चीज़ों की और बात हो रही है, विच इज़ इंटेंजिबल इन नेचर। इंटेंजिबल मतलब जिसको आप छू नहीं सकते। कल्चरल कैपिटल, आपके समाज में लोगों का क्या कल्चर है। सोशल कैपिटल क्या है, और उनके मानसिक स्तर पर आप जाकर देखें तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है उनका। तो ये तीनों चीज़ें हैं। कल्चरल कैपिटल जो है नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल दोनों का ही संगम होता है, कॉम्बिनेशन होता है। सोशल कैपिटल क्या है, यहाँ पर लोगों का समाज के अंदर कितना बेहतरीन सोशल रिलेशनशिप है, समाज के अंदर क्राइम्स कैसे हैं, क्राइम कम है या ज़्यादा है, लोग आपस में किस तरीके की बॉन्डिंग में हैं, लोग जो हैं साइकोलॉजिकल स्तर क्या है लोगों का, ये सारी चीज़ें। ह्यूमन एसेट्स जो हैं, करिश्मा उनका क्या है, किस तरीके से वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं अपनी स्किल्स और नॉलेज के क्षेत्र में, तो ये सोशल कैपिटल है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है, ये हाईली इंटेंजिबल है, यानी कि कल्चर को आप देख सकते हो, सोशल समाज के अंदर चीज़ों को आप देख सकते हो, लेकिन इंटेलेक्चुअलिटी को आप एक्चुअली नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर हर लेवल का सेम इंटेलेक्चुअल नहीं होता है। तो ये जो क्रिएटिविटी है, क्रिएशन ऑफ वर्कर्स माइंड है, जैसे इन्वेंशन हो गई, आर्ट एंड लिटरेचर की कोई चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें ह्यूमन कैपिटल से अलग हैं, ये सारी चीज़ें एजुकेशन से अलग हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है इंटेलेक्ट पीपल में ही मिलेंगी, जिनको कि प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेटेंट, कॉपीराइट लॉज, ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ह्यूमन कैपिटल आज के डेट में क्या है, आज की डेट में अगर देखें तो हिस्ट्री के अंदर हमने ये अनुभव लिए हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस कब होती है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जब होती है तब लोगों का एसओएल बढ़ता है। एसओएल मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस किसी समाज की हो रही है तो उसके लोगों की डिग्निटी बढ़ती है, लोग एक अच्छी अवस्था में जीवन जीना शुरू कर देते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल वापस से बढ़ेगा, क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, आप अच्छी एजुकेशन देंगे बच्चों को, अच्छी हेल्थ दे पाएंगे बच्चों को, अच्छी एजुकेशन अच्छी हेल्थ देंगे तो अल्टीमेटली वापस से ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगी, और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। तो कंट्रीज़ जो हैं
अगर वहाँ पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ नहीं होगी। ऐसी कंट्रीज़ को हम डिप्रेस्ड इकोनॉमीज से सफ़र होता हुआ देखते हैं। तो यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है। जी हाँ, साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, किस तरीके से साइंस एंड टेक समाज के अंदर सोशल चेंज लेके आता है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा आंसर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, मार्क्सिस्ट की थ्योरी क्या है, मॉडर्न थ्योरीज क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स, वही अभी जो हमने गिग की बात करी थी, गिग वर्कर्स की, उसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल था जो कि आपके लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए नए लॉज जो आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेबर कोड पास हुए थे 2020 में। अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार जो है गिग वर्कर्स के लिए नए लॉज लेके आ रही है। वो एम्प्लॉय को डिफाइन किया है कोड ऑफ वेज एक्ट 2019 ने, नो गारंटी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020। ये सब अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक अलग वीडियो बना के, अगर आपने नहीं पढ़ा है 2020 के जो लेबर कोड पास हुए थे, तो वो मैं अलग से बता दूंगे। बट ये रिलेटेड है उसी न्यूज़ के। हमारा काम है यहाँ पे सिलेबस से रिलेटेड होकर सोशियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें देखना। तो सोशियोलॉजी में ये वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है, वही जो टॉपिक्स हमने पहले डिस्कस किए थे। इसके रिलेटेड थ्योरीज जो हैं वो ILO वगैरह की डेफिनेशन यहाँ पे और बढ़ जाती है सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो मैंने पूरा डेटा इधर लिख दिया है। सोशल सिक्योरिटीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है समाज में, जो कि गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी अभी तक नहीं थी, अब उनके लिए जो लॉज आ रहे हैं उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्या बेहतरी चीज़ें होंगी। सोशल कोहेशन बढ़ाएगा, कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाएगा, डेवलपमेंट बढ़ाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएगा। सोशल सिक्योरिटी से स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल बदलाव आते हैं लोगों के अंदर, जिसकी वजह से एक ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच आपको ग्लोबलाइजेशन की तरफ देखने के लिए मिलती है। तो सोशल सिक्योरिटी जो है काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करती है समाज के हर स्तर पर। वर्कर और उनकी फैमिली की हेल्थ केयर, उनकी एजुकेशन, उनकी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द लॉस ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, मैटरनिटी लीव, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, इनवैलिडिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर कवर होती हैं। चिल्ड्रन बेनिफिट, ये सब चीज़ें। तो इससे सोशल सिक्योरिटी क्या है और इसको कैसे एग्जामिन कर सकते हैं रिसेंट में, तो जो हमने गिग वाला किया था उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सोशल सिक्योरिटी क्या है, इसके जो लॉज हैं अगर आपको पढ़ने हो, आपने नहीं पढ़े हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल कवर दैट इन दी अपकमिंग डेज। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी क्या है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ILO के हिसाब से। इम्पैक्ट क्या है वो यहाँ पर लिख दिया है। रिलेटेड यही क्वेश्चन आया था तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने लेबर कोड लेके आए हैं, नए लेबर कोड जो आपके 2020 के हैं। अगर नहीं पढ़े हों तो बता देना मेरे को, ठीक है, क्योंकि 2019 में ड्राफ्ट बिल आ गया था तो इसलिए 2020 में ये 2019 में क्वेश्चन आया था। अब लास्ट टॉपिक है आपका आज का, जो कि हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज़ SC रूलिंग ऑन डाइवोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स के ऊपर एक काफ़ी बेहतरीन रूलिंग अभी पास की है, एक जजमेंट आया है, उसकी हम बात करते हैं। तो न्यूज़ क्या कहती है, न्यूज़ ये कहती है कि आर्टिकल 142(1) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट डाइवोर्स ऑन इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, वेव 6 मंथ वेट पीरियड। ठीक है, तो अब तक जो डाइवोर्स के अंदर एक 6 महीने का पीरियड होता था कि आपने डाइवोर्स फाइल किया तो आपको जो मजिस्ट्रेट है वो बोलेगा कि ठीक है 6 महीने आप साथ रहो, अगर फिर भी दाल नहीं गल पाई तो फिर हम जो है आपको डाइवोर्स ग्रांट कर देंगे, उसको वेव ऑफ कर दिया, पहली बात। ठीक है, नॉट अ मैटर ऑफ राइट, मस्ट कंसीडर सेवरल फैक्टर, यूज कॉशन, यानी कि आपको सावधानी बरतनी है। 5 जज की बेंच ने कहा है कि डाइवोर्स ग्रांट करने से पहले 5 जज की बेंच बोलती है कि आपको सावधानी बरतनी है, काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है इमीडिएट डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये 1 मई को जो है यहाँ पर, मतलब बेसिकली ये 30 जुलाई को, 30 अप्रैल को आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, कंप्लीट यहाँ पर आपको डाइवोर्स इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन में मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली मुद्दा क्या था कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन का ग्राउंड क्या है, मतलब ये डाइवोर्स के लिए ये कौन सी ऐसी शर्त है, क्योंकि ये हर किसी किस्म के डाइवोर्स के लिए नहीं बोला है। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जहाँ पर वेदर इट इज़ बाय म्यूचुअल कंसेंट और इवन इफ वन ऑफ द पार्टी अपोजेज इट,
दोनों कंसेंट में हों, हामी भरें, तब भी हो जाएगा। अगर एक पार्टी मना कर रही है और एक पार्टी डाइवोर्स चाहती है तब भी हो जाएगा। ठीक है, क्या है यहाँ पर 6 मंथ का जो है वेटिंग पीरियड वेव ऑफ कर दिया है अंडर दी हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज दिस हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ किया है आर्टिकल 142 के अंतर्गत। कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल का यूज़ किया जाता है 142 का, जहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फैक्ट एस्टेब्लिश शो दैट द मैरिज हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड, अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आपकी मैरिज एक कम्प्लीटली फेलियर है, तो आपको 6 महीने तक भी रहने की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये जो कंडीशन है रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन क्या है, एक ऐसी कंडीशन है डाइवोर्स के लिए जहाँ पर अ डिपार्चर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लॉ, जो आपके एग्जिस्टिंग लॉज हैं मैरिज एक्ट के, उनको साइड में रख के कंप्लीट जस्टिस करने के लिए विदाउट अपोर्शनिंग ब्लेम वेयर द कोर्ट इज कन्विंस्ड द मैरिज इज डेड। अगर आप कोर्ट को कन्विंस कराने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी मैरिज में 6 महीने के अंदर भी कुछ नहीं हो सकता, तो आपको इमीडिएट डाइवोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आपका सोशियोलॉजी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ अ लार्जर पब्लिक पर्सनल इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट भी है, ये पर्सनल इंटरेस्ट भी है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि क्या फैक्टर्स होंगे। पहला फैक्टर ये है कि टाइम द पार्टीज लिव टुगेदर आफ्टर मैरिज, कितने समय तक दोनों लोग आपस में साथ में रहे हैं। व्हेन द पार्टीज लास्ट कोहैबिटेड, एक साथ लास्ट में कब रहे थे। एलिगेशन मेड बाय द पार्टी अगेंस्ट ईच अदर देयर फैमिलीज, एक दूसरे के परिवार या एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप क्या हैं दोनों के। ऑर्डर पास्ड इन लीगल प्रोसीडिंग, क्या लीगल प्रोसीडिंग में ऑर्डर पास किए गए हैं। क्या इस इनके डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कोर्ट ने कोई इंटरवेंशन किया है, मीडिएशन किया है, कितने अटैम्प्ट्स हुए हैं। अगर हुए हैं उसके बाद भी मामला नहीं बन पा रहा है तो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इसी को कहेंगे। और सेपरेशन पीरियड दोनों का 6 साल से ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करते हुए इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को यहाँ पर मद्देनज़र रखा गया है। तो सिलेबस के अंदर ये हमारा फैमिली सिस्टम के अंदर आता है, किनशिप के अंदर, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स में आता है। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स यानी कि आजकल का जो चलन चल रहा है उसमें आता है। फैमिली एंड मैरिजेस इन इंडिया, उसका पार्ट है ये पेपर 2 के अंदर। विजन ऑफ सोशल चेंज में कल जो हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सोशल जस्ट चेंज करेंगे उसका पार्ट है ये। तो कल तो हम करेंगे ही। आज 3 अप्रैल के अंदर 3 न्यूज़ ऐसी थी जो आपका कल के टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ कल का टॉपिक ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। रिलेटेड थ्योरी यहाँ पर डाइवोर्स क्या है पहले हमें ये समझना होगा। एक सोशल रिकॉग्नाइज्ड और लीगल डिसोल्यूशन है, किसी के विवाह को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है उसका एक तरीका है जो कि समाज भी रिकॉग्नाइज करता है और लीगल भी है। तो कंसाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी डाइवोर्स की परिभाषा देते हुए कहती है, इट इज़ द फॉर्मल लीगल डिसोल्यूशन ऑफ लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड मैरिज इज कॉल्ड डाइवोर्स। यानी कि अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड है, ठीक है, लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है, आपने कोर्ट मैरिज करी है या आपने हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मतलब आपने शादी करी है या किसी भी मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपने शादी करी है, तो आपकी लीगल शादी को एक लीगल तरीके से ख़त्म करने का तरीका है जिसको हम डाइवोर्स के नाम से जानते हैं। मैरिज और डाइवोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो वेरी करती रहती हैं समय और समाज दोनों के हिसाब से। जैसे कि मैरिज को अगर हम एक्सप्लेन करें तो मैरिज क्या है, इट इज़ गवर्न बाय द वेराइटी ऑफ कल्चरल रूल्स। हर कल्चर का अपना एक रूल होता है, एक रीति होती है, एक रिवाज होता है। समाज टू समाज भी वो बदलता रहता है, समय से समय के हिसाब पर भी वो बदलता रहता है। जो कि स्पेन, ब्राज़ील, पेरू में मैरिजेस जो हैं वो जीवन जब आपका ख़त्म होगा, ठीक है, जब आपकी मृत्यु होगी तभी ख़त्म होगी, ठीक है। तो स्पेन, ब्राज़ील, पेरू वगैरह में इनडिसोल्यूबल हैं, ठीक है। मैरिज आपकी एक्सेप्ट बाय डेथ, मरोगे तो ही ख़त्म होगी। जबकि इस्लाम में और जुडाइज़म में देखें तो अ हस्बैंड गिव अ हस्बैंड अ पावर टू टर्मिनेट हिज मैरिज बाय सिंपली रिनाउंसिंग हिज वाइफ और वाइफ्स। अपनी वाइफ को त्याग देने से ही आपकी मैरिज टर्मिनेट हो जाती है इस्लाम और जुडाइज़म में। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर देखें तो यूएसए में डाइवोर्स इज ग्रांटेड इफ इट इज़ शोन दैट द मैरिज हैज़ फेल्ड। अगर आप अपनी मैरिज को ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर, तो आपको डाइवोर्स मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट और सर्टेन अदर ग्राउंड्स। तो अलग अलग
चीज़ें हैं डाइवोर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो थ्योरी हमें मिलती है पढ़ने के लिए, वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो कि सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, पॉल बोहेनन। उनके 6 ओवरलैपिंग एक्सपीरियंसेस हैं डाइवोर्स को लेके, और इसको वो कहते हैं थ्योरी ऑफ 6 स्टेशंस ऑफ डाइवोर्स। पहला है इमोशनल डाइवोर्स, यानी कि दो लोगों के बीच में, भले ही वो एक घर में रह रहे हैं, एक पारिवारिक बंधन के अंदर हैं, शादी के बंधन के अंदर हैं, लेकिन सबसे पहला डाइवोर्स उनका इमोशनल डाइवोर्स होता है। दूसरा, आगे चल के फिर वो लीगल डाइवोर्स लेते हैं। लीगल डाइवोर्स जब लेते हैं तो फिर एलिमनी की बात आती है कि कौन किसको कितना पे करेगा, तो इकोनॉमिक डाइवोर्स हो जाता है। फिर बात बच्चों की आती है तो को पेरेंटल डाइवोर्स होता है। फिर आप एक दूसरे के परिवार और कम्युनिटी और समाज से भी अलग हो जाते हैं तो कम्युनिटी डाइवोर्स होता है। और फिर जो है आपकी साइकिक डाइवोर्स होता है, जहाँ एक व्यक्ति अटेम्प्ट करता है अपनी ऑटोनॉमी, अपनी इंडिपेंडेंस को रीगेन करने का, अपनी सेल्फ स्टीम को रीगेन करने का। तो डाइवोर्स के अलग अलग तरीके हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ डिटेरिएटिंग मैरिज, सबसे पहले आपकी मैरिज में कुछ गड़बड़ है, वो यहाँ आपके इमोशन से पता चल जाता है जब आप इमोशनली एक दूसरे के साथ नहीं होते। लीगल डाइवोर्स आप लीगल ग्राउंड्स पे लेते हैं अपनी मैरिज को डिसॉल्व करके। इकोनॉमिक डाइवोर्स जो है डिवीजन ऑफ मनी, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से होता है। को पेरेंटल डाइवोर्स आप बच्चों को लेके होते हैं कि चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाएगी, विजिट एक के पास कस्टडी जाएगी और दूसरे के पास विजिट करने के राइट्स होंगे या नहीं होंगे। कम्युनिटी डाइवोर्स में आप फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स बदल जाते हैं, आपके रिलेटिव्स बदल जाते हैं। डाइवोर्स पर्सन के दोस्तों रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध बदल जाते हैं। साइकिक डाइवोर्स में आप मतलब वही कि रीगेन ऑटोनॉमी एंड सेल्फ स्टीम। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, जी हाँ आए हैं। मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, तो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स पे क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। मैरिज के कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स किस तरीके से बदल रहे हैं, फैमिली की फॉर्म्स किस तरीके से बदल रही हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप आपको 2017 में पूछा गया है। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन फैमिली वही चीज़, एंड मॉडर्न सोसाइटी 2016 में भी पूछा है। तो लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो ये आज की 10 न्यूज़ेस थी। तो अगर आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको समझ में आया होगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके की न्यूज़ेस हमको पढ़नी है और कैसे हमें सोशियोलॉजी की थ्योरीज़ का वहाँ पे यूज़ करना है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल आपका पेपर 2 की क्लास होगी और उसकी क्लास के लिए मैं आपको अपडेट जो है टेलीग्राम में दे दूँगी, ठीक है जी। तो अगर सेशन को लाइक वाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस इवनिंग। वंस अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा।